हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद पाटीदार आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट को कुक्षी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमने कल डिस्कस किया था कोशिका के प्रकार के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के जो प्रकार है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका आपको पता है कि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। ठीक है ना। इसमें हम बात करते हैं, एक जो होती है वो होती है जंतु कोशिका। कौन सी कोशिका? जंतु कोशिका। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनिमल सेल्स। क्या कहा जाएगा बच्चा? एनिमल सेल्स के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, सेकंड जो हमारी होती है वो होती है पादप कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? पादप कोशिका। ठीक है ना। इसको हम जानते हैं प्लांट सेल के नाम से। किससे जाना जाएगा बेटा? प्लांट सेल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना। हमने कल चर्चा करी थी प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। सबसे पहले हम डायग्राम्स बनाएंगे, उसी डायग्राम के बाद हम इसके अंतर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो कल मेरे हिसाब से आप सभी को प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जितनी भी हमने डिस्कस करी थी वो आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ठीक है, तो डायग्राम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जंतु कोशिका का डायग्राम बनाएंगे, तो एक एक बात को हमारे को ध्यान से समझना है। सबसे पहले इधर देखेंगे कि जंतु कोशिका के चारों तरफ एक आवरण होता है, और ये जो आवरण होता है इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाएगा बेटा? कोशिका झिल्ली। एक सबसे पहले सबसे बाहरी आवरण होता है, उस बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा? कोशिका झिल्ली के नाम से। ठीक है ना। फिर इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर एक पदार्थ भरा हुआ है, उस पदार्थ को हम कहते हैं जीवद्रव्य। क्या कहा जाएगा बेटा? इसको कहा जाता है जीवद्रव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। चलो, इस जीवद्रव्य को हम आगे चलकर दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक द्रव्य। ठीक है ना। दो भागों में बांट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ जाती है फिर एक झिल्ली जिसको हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। मतलब यहाँ पर एक आ जाता है, सेंटर में केंद्रक आ जाता है। क्या आ जाता है? केंद्रक। तो ये जो इसके अंदर ये जो संरचना दिख रही है, एक आवरण दिख रहा है, उसको हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या कहा जाएगा बेटा? केंद्रक झिल्ली के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना। अब ये केंद्रक झिल्ली के आ जाने से ये जो जीवद्रव्य था ये दो भागों में बढ़ गया है। एक जो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के जो मध्य वाला भाग है, या जो मध्य में पाया जाने वाला द्रव्य है, उस द्रव्य को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहा जाएगा? कोशिका द्रव्य। बात समझ में आ रही है? केंद्रक झिल्ली व कोशिका झिल्ली के मध्य जो द्रव्य पाया जा रहा है उस द्रव्य को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, और केंद्रक झिल्ली के अंदर जो द्रव्य पाया जा रहा है उसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कहा जाएगा बेटा? केंद्रक द्रव्य। ठीक है ना। अब एक एक अंग के बारे में बात करते हैं। इस केंद्रक झिल्ली के ऊपर एक जालिका नुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? जालिका नुमा। इस जालिका नुमा संरचना को हम कहते हैं ईआर। क्या कहा जाएगा? ईआर। ईआर का पूरा नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या कहा जाएगा? अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इस केंद्रक के पूरे केंद्रक झिल्ली के ऊपर इस तरीके से जालिका नुमा संरचनाएं पाई जाती है। इन जालिका नुमा संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? ईआर कहते हैं। अब ईआर जो होती है वो दो प्रकार की हो जाती है। कितने प्रकार की हो जाती है? दो प्रकार की। अगर किसी ईआर के ऊपर यहाँ पर राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं। क्या चिपके हुए रहते हैं? राइबोसोम। तो राइबोसोम चिपकने के कारण इसकी जो सतह होती है वो खुरदुरी हो जाती है। कैसे हो जाती है? खुरदुरी। इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं आरईआर। क्या नाम दे देते हैं? आरईआर। इस ईआर को हम नाम देते हैं आरईआर। क्यों आरईआर कह रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर क्या चिपके हुए रहते हैं? राइबोसोम। क्या चिपके हुए रहते हैं? राइबोसोम। ठीक है ना। ये जो राइबोसोम होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? 80S प्रकार के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर इसके अंदर
एक ऐसी ईआर होती है जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। अब राइबोसोम नहीं पाए जा रहे हैं, मतलब ये जो ईआर रहेगी ये चिकनी नजर आती है, इसके ऊपर इसकी जो सतह रहेगी वो चिकनी रहेगी और इसको हम कहते हैं एसीआर। क्या कहा जाएगा? इसको एसीआर के नाम से जाना जाता है। अब दोनों के मैं नाम बता दे रहा हूं। आरईआर का पूरा नाम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एक रहती है एसीआर का जो पूरा नाम रहेगा वो रहती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या रहेगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में आरईआर को कहा जाता है खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका और एसीआर को कहा जाएगा चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसमें और संरचनाएं पाई जाएगी। जो केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य की पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें कुछ इस तरीके से संरचनाएं होती है जिन्हें हम डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए। आपको पहले ही बोल दिया था कि जो यूकेरियोटिक कोशिका होता है उसका जो केंद्रक होता है वो विकसित होता है। क्या होता है? विकसित। अब विकसित होने का मतलब ये है कि इसके डीएनए में क्या पाया जा रहा है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जा रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये डीएनए है। क्या है? डीएनए। ठीक है ना? इसके अंदर एक छोटी सी संरचना होती है, उस छोटी सी संरचना को हम कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं? केंद्रिका। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है? तो संपूर्ण रूप से हो जाता है केंद्रक। क्या हो जाता है? केंद्रक। ठीक है ना? ये केंद्रक के बारे में, ये जो केंद्रक रहेगा ये विकसित केंद्रक रहेगा। कैसा केंद्रक रहेगा? विकसित। चलो इसके बाहर फिर हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक संरचना मिलेगी, सूर्य के आकार के समान समथिंग थोड़ी बहुत संरचना रहती है। वैसे हम अपन ने समझने के हिसाब से अलग अलग टाइप के बना रहे हैं। इस संरचना को कहा जाता है सेंट्रोसोम। क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम। ठीक है ना? इस संरचना का नाम क्या रहेगा? सेंट्रोसोम। ठीक है, अब इसकी दीवार पर यहाँ पर एक संरचना रहती है। इस संरचना को हम कहते हैं प्लाज्मा, सॉरी, इस यहाँ पर एक गोलाकार संरचना रहेगी। कैसे संरचना रहेगी? गोलाकार। और इसके चारों तरफ तंतु निकले हुए रहेंगे। क्या निकले हुए रहेंगे? तंतु। ठीक है ना? इसके चारों तरफ तंतु निकले हुए रहेंगे। तो ये जो संरचना होती है गोलाकार संरचना, इसको कहा जाता है डेस्मोसोम। क्या कहा जाता है? डेस्मोसोम। और ये जो तंतु निकले रहते हैं इन तंतुओं को कहा जाता है टोनोफाइब्रिल। क्या कहा जाता है? टोनोफाइब्रिल। बात समझ में आ रही है? सीधी सी बात करना है, शुरू से हमारे को एक एक चीज को ध्यान रखना है। जो कोशिका का डायग्राम रहेगा वो हमारे मस्तिष्क में एकदम बैठ सा जाएगा, हम उसको भूल नहीं सकते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले एक बाहरी आवरण होता है, उस बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण भरे हुए पदार्थ को हम कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। अब इस जीव द्रव्य आगे चलकर केंद्रक झिल्ली के आ जाने से कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है केंद्रक द्रव्य और एक हो जाता है कोशिका द्रव्य। कहने का अर्थ है कि केंद्रक झिल्ली और जो कोशिका झिल्ली रहेगी उसके मध्य का भाग जो रहता है वो रहता है कोशिका द्रव्य, और केंद्रक झिल्ली के अंदर का जो भाग रहता है उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। ठीक है ना? अब इस केंद्रक के ऊपर जालिकानुमा संरचना होती है, उसको हम क्या कह देते हैं? ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी को हम कह देते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। चलो बात समझ में आ गई है। चलो आगे बात करते हैं। इस ईआर के ऊपर क्या पाए जाते हैं? तो राइबोसोम। कुछ ईआर के ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। और जो राइबोसोम रहते हैं वो रहते हैं 80S। कौन से रहते हैं? 80S, जिस कारण से इसका नाम हो जाता है आरईआर। कौन, क्या नाम हो जाएगा? आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर बात करें तो कुछ ईआर ऐसी रहती है जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं रहता है। अब राइबोसोम नहीं है तो इसको हम कह देते हैं एसीआर। क्या कह देते हैं? एसीआर। आगे जाकर हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो आपको नाम समझने हैं। क्या समझने हैं? नाम। आगे जाकर हम बिल्कुल इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, एक एक अंग को लेकर हम पढ़ेंगे। अभी केवल आपको नाम क्लियर करने हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर एक संरचना होती है जालिकानुमा, और इसका निर्माण ईआर से ही होता है। किससे होता है? ईआर से। इस संरचना को कहा जाता है गोल्जी काय। क्या कहा जाता है? गोल्जी काय। बात समझ में आ रही है? इस संरचना को क्या कहा जाएगा? गोल्जी काय। इधर बात करते हैं, एक और संरचना होती है, इस संरचना को कहा जाता है लाइसोसोम। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम।
हमने बात करी थी, हमने जब प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ी थी तो बेटा समझो उस समय पर हमने बोला था कि इसके अंदर डबल झिल्ली और एकल झिल्ली वाले कोशिकांग क्या होते हैं, अनुपस्थित। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो, एक होती है जंतु कोशिका और एक होती है पादप कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका में मैंने आपको जब अंतर लिखवाया था हमने क्लियर लिखा था कि इसके अंदर डबल झिल्ली व एकल झिल्ली दोनों कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों प्रकार की कोशिकांग की बात करें तो बहुत सारे कोशिकांग को हमारे को देखना पड़ेगा, ठीक है। एक यहाँ पर होता है डबल झिल्ली वाला कोशिकांग जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। एक संरचना होती है, उस संरचना को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहा जाएगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो हम शुरू से बात कर रहे हैं और इनके बारे में डिस्कस भी करेंगे। जैसे ईआर है, ईआर का मुख्य कार्य क्या रहेगा, तो ये प्रोटीन को इकट्ठा करने का काम करता है, कोशिका को यांत्रिक सहारा देता है, ठीक है ना। इसे अंतःकंकाल तंत्र के देते हैं, अंतःकंकाल तंत्र। कोशिका का अंतःकंकाल तंत्र किसे कहा जाता है, ईआर को। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कह देते हैं। क्या कह देते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। केंद्रक जो होता है पूरी कोशिका को चलाने का काम करता है, तो इसको कोशिका का मस्तिष्क कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कोशिका का मस्तिष्क। ये आगे सारी बातें हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे, अभी तो केवल इनके नाम समझो, ठीक है ना। गोल्गी काई, ये इसको हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। एक होता है लाइसोसोम, इसको आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, आत्महत्या की थैली, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस, ठीक है ना। ये सारी बात होती है और कुछ छोटे मोटी गोलाकार संरचनाएं होती है जिन्हें हम माइक्रोट्यूबुल्स कह देते हैं, मतलब सूक्ष्मकाय कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सूक्ष्मकाय। तो ये हमारी कौन सी कोशिका हो गई है बेटा, जंतु कोशिका। कौन सी कोशिका हो गई है, जंतु कोशिका। सारे कोशिकांगों के हमारे को नाम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये वाली कौन सी संरचना है, सेंट्रोसोम। कौन सी है, सेंट्रोसोम। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक गोलाकार संरचना होती है जिसको हम क्या कह देते हैं, डेस्मोसोम। इसको ब्लैक पेन से कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सी संरचना है, डेस्मोसोम। और इसके ऊपर बारीक तंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बारीक तंतु, जिसे हम क्या कहते हैं, टोनोफाइब्रिल। क्या कहा जाएगा, टोनोफाइब्रिल, ठीक है ना। ये क्या है, सूक्ष्मकाय है, सूक्ष्मकाय, ठीक है ना। इनको हम सूक्ष्मकाय के नाम से जानते हैं, बहुत सारे हमारे को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। या फिर हम ऐसी गोलाकार संरचनाएं और होती है जिन्हें हम कह देते हैं वैक्यूल्स। छोटी मोटी गोलाकार होते हैं, सामान्य तो वैसे तो ये इसमें नहीं पाई जाती है, लेकिन कभी कभी होती है तो उन्हें हम वैक्यूल्स कह देते हैं। तो ये हमारा जो डायग्राम है ये कौन सा हो जाता है, जंतु कोशिका का। कौन सा हो जाएगा, जंतु कोशिका का। अब सेकंड डायग्राम, अब इसी को हमारे को देखकर आगे बढ़ना है, ठीक है ना। सेम ऐसा ही डायग्राम हमारे को बनाना है, लेकिन कुछ अंतर रहेंगे, उस अंतर को आगे चलकर हमारे को समझना रहेगा, ठीक है ना। इतना बच्चों क्लियर हुआ है, हमारे को जंतु कोशिका समझ में आ गई है। कितने डायग्राम है, मतलब कितने नाम है वो भी ध्यान रखना। नाम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 के समथिंग नाम है। ये सारे नाम हमारे को ध्यान होना चाहिए। चलो अब इधर बात करते हैं पादप कोशिका की। किसकी बात करते हैं, पादप कोशिका की। ये अभी हमने जंतु कोशिका की बात करी है, इधर बात कर लेते हैं पादप कोशिका की। तो पादप कोशिका के चारों तरफ एक आवरण होता है और ये कठोर आवरण होता है। कैसा आवरण होता है, कठोर, ठीक है ना। इस कठोर आवरण को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं बेटा, इस कठोर आवरण को हम, मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादा छोटी बन रही है, हम थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। एक कठोर आवरण होता है, इस कठोर आवरण को हम कहते हैं कोशिका भित्ति, जो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती है। कहाँ उपस्थित नहीं होती है, जंतु कोशिका में। ये केवल किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पादप कोशिका में। किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में, ठीक है ना। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ये केवल किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे बेटा, कोशिका भित्ति। नाम हमारे को ध्यान रखना है, ये जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल पादप कोशिका में होती है। किस में होती है, पादप कोशिका में। चलो नेक्स्ट बात, इसके अंदर एक आवरण होता है और वही बात एक झिल्ली होती है। क्या होती है, झिल्ली। हमने जहां पर वहां पर उस झिल्ली को पढ़ा था, उसी झिल्ली को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी एक झिल्ली होती है, इस झिल्ली को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाएगा, कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं आगे, इसके अंदर और जीव द्रव्य भरा रहता है, मतलब कि इसके अंदर कुछ पदार्थ भरा हुआ रहता है। उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। अब बात को समझो कि वही मैंने बोला है कि जीव द्रव्य आगे चलकर कितने भागों में बट जाता है, 2 भागों में बट जाता है। कितने भागों में बट जाता है बेटा,
दो भागों में। किसके आने के कारण? तो केंद्रक झिल्ली के आने के कारण। किसके आने के कारण? केंद्रक झिल्ली के आने के कारण। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केंद्रक झिल्ली आती है। केंद्रक झिल्ली के आने के कारण ये कितने भाग हो जाएंगे? दो भाग हो जाएंगे। एक हो जाएगा कोशिका द्रव्य और एक हो जाएगा केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य कौन सा भाग? तो केंद्रक झिल्ली के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोशिका द्रव्य। क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य। और केंद्रक के अंदर वाला जो द्रव्य कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? केंद्रक द्रव्य। लेकिन आगे नाम लिख लेंगे। चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर भी एक संरचना होती है। इस संरचना को हम कहते हैं प्लाज्मा डेस्मेटा। क्या कहा जाएगा? प्लाज्मा डेस्मेटा। सर ये क्या है? ये सारे नाम क्या है? तो बेटा अभी तो केवल नाम समझो आप, आगे चलकर एक एक के बारे में डिस्कस की जाएगी। पूर्णतः कोशिका आपको पढ़ाई जाएगी और आपको एक एक चीज क्लियर करी जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तो अभी केवल आपको प्लाज्मा डेस्मेटा नाम समझो उस चीज का। चलो केंद्रक के ऊपर बात करते हैं। तो केंद्रक के ऊपर, केंद्रक के अंदर की पहले बात, इसके अंदर डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए। नाम लिख लो पहले इनके भी। ये जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली को हम क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली। क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली के अंदर आ जाने के कारण इसके अंदर के भरे हुए पदार्थों को हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य। इसके अंदर एक संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं? डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए। एक छोटी सी गोलाकार संरचना होती है सर, इससे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे केंद्रिका। क्या कहेंगे? केंद्रिका। और यही चारों बातें हमने कहाँ करी है? जंतु कोशिका में भी करी है और उसको सम्मिलित रूप से हम क्या कह देते हैं? केंद्रक कह देते हैं। चलो ठीक है। इसके ऊपर एक संरचना होती है जिसे कहा जाता है ईआर, जालिकानुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? जालिकानुमा। इस जालिकानुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? ईआर। और आपको मैंने अभी बताया था ईआर कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। अगर किसी ईआर के ऊपर राइबोसोम आ जाए, क्या आ जाए? राइबोसोम, तो इस ईआर को हम कहते हैं आरईआर। क्या कहते हैं? आरईआर। नाम लिख लो। ये जो होती है संरचना, इसको कहा जाता है 80S राइबोसोम। क्या कहा जाता है? 80S राइबोसोम, ठीक है ना। और ये वाली जो ईआर रहती है, इस ईआर को कहते हैं हम आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगली जो ईआर रहती है वो रहती है एसीआर। कौन सी रहती है? एसीआर, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारी पादप कोशिका बन रही है, इधर बनी हुई है जंतु कोशिका। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इधर यहाँ पर एक संरचना होती है, ईआर से ही बनी होती है। किससे बनी होती है? ईआर से ही। और ये भी जालिकानुमा संरचना होती है जिसको हम कहते हैं गोल्जी काय। क्या कहते हैं? गोल्जी काय। वहां पर भी हमने बात करी थी इसकी, ठीक है, वहां पर भी है और यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर एक डार्क कलर की संरचना होती है जिसको हम कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। ये हरित लवक जो संरचना है ये जंतु कोशिका में नहीं होती, ये केवल और केवल कहाँ होती है? तो ये होती है पादप कोशिका में। कहाँ होती है? पादप कोशिका में। अरे बात समझ में आ रही है? मतलब इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक। इसी के द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, हम प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। इसके अंदर भी एक संरचना इस टाइप से होती है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहा जाएगा बेटा? इसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में भी थी और पादप कोशिका में भी थी, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसके बाद कुछ बड़ी खाली जगह पाई जाती है। इन कुछ बड़ी खाली जगह को हम कहते हैं रिक्तिका। क्या कहा जाएगा? इसको रिक्तिका के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाएगा? रिक्तिका के नाम से जाना जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर ये दोनों डायग्राम आपके सामने है, एक है जंतु कोशिका और एक है पादप कोशिका। यहाँ पर आपको सेंट्रोसोम मिल रहा है, ठीक है, उधर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपको लाइसोसोम मिल रहा है, उधर आपको लाइसोसोम नहीं दिखेगा। यहाँ पर आपको डेस्मोसोम मिल रहा है, उधर डेस्मोसोम नहीं होता है, डेस्मोसोम के स्थान पर होता है प्लाज्मा डेस्मेटा, ठीक है। इधर बात करते हैं, यहाँ पर टोनोफाइब्रिल होती है, उधर टोनोफाइब्रिल नहीं होती है। चार अंतर इसके हो जाते हैं, चार अंतर इसके हो जाएंगे। हम बात करते हैं, इधर होता है हरित लवक
लेकिन उधर हमारे को हरित लवक नहीं दिखता है। इधर होता है, हम बात करते हैं प्लाज्मा डेस्मेटा होता है, उधर प्लाज्मा डेस्मेटा नहीं होता है। यहाँ पर कोशिका भित्ति होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि बड़ी खाली जगह होती है जिन्हें रिक्तिका कहते हैं। इधर हमारे को रिक्तिका देखने को नहीं मिलती। अरे बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी हो गई है जंतु कोशिका और पादप कोशिका। इसको आप आसानी से क्लियर से इस तरीके से समझ सकते हो, प्रॉपर तरीके से। अब इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसका एक अंतर आएगा। क्या आएगा अंतर? जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताए हुए हैं यही इसका क्या रहेगा अंतर। और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और फिर एक एक चीज को हम पढ़ते जाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है बेटा? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है? ठीक, आगे की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और आज के लिए हमारा यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। धन्यवाद सभी को।